नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अंकिता और साथ ही साथ दिल्ली का सपना वो जो टूट चुका है अब और मुंबई ने तोड़ा है उस सपने को। जिस तरह से मुंबई की टीम पहुंच गई है प्लेऑफ में, एक बार सबसे ज्यादा खतरा जो है सता रहा है उन टीमों को जो पहले से प्लेऑफ में हैं। उसकी वजह बड़ी साफ है क्योंकि मुंबई की टीम ना सिर्फ 5 बार की चैंपियन है बल्कि उसका एक ट्रेडमार्क तरीका है प्लेऑफ तक पहुंचने का। खराब शुरुआत या कहें धीमी शुरुआत, उसके बाद संभलना, फिर प्लेऑफ में आना और फिर खिताब लेके उड़ जाना। तो बाकी 3 टीमें जो प्लेऑफ में पहले से हैं उनको इस बात का डर सता रहा है। इस पर बातचीत करेंगे, साथ ही साथ ये बताएंगे आपको कि किस तरह से 18वीं बार, एक दो बार नहीं 18वीं बार दिल्ली का सपना टूटा खिताब जीतने का। और इसके अलावा आज जो मैचेस होने हैं उस पर भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत इसी खबर से करते हैं कि मुंबई ने दिल्ली को हराकर प्लेऑफ की रेस से उसको बाहर कर दिया है और अपनी जो जगह थी प्लेऑफ में वो बना ली है। मुंबई ने दिल्ली को 59 रन के बड़े अंतर से हराया, 59 रन। और जबकि ऐसा कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं था, लेकिन बड़े मुकाबलों में, अहम मुकाबलों में जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, आप एकजुट होकर परफॉर्मेंस नहीं कर पाते, आप दबाव में आ जाते हैं, आप बैकफुट पर चले जाते हैं, हम हार तो नहीं जाएंगे का फोबिया आपके सर पर सवार हो जाता है। तो वही होता है जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त है, यानी 18.2 ओवर में ही दिल्ली की टीम ऑल आउट हो गई। अंकिता, 181 रन का लक्ष्य था। अब इतना बड़ा लक्ष्य नहीं होता, वो भी तब जबकि पिछले 2 दिन यानी कल के पहले जो 2 मैचेस हुए उसमें हमने देखा कैसे 200 प्लस का स्कोर जो है चेज हो गया। 181 रन बनाने थे, चलिए नहीं बने वो भी समझ में आता है, लेकिन 18.2 ओवर में ऑल आउट हो जाना ये तो मतलब किसी भी बेसिक रूल के अगेंस्ट है। अगर आप रहते वहां 20 ओवर खेलते तो शायद बात बन सकती थी। टीम टिक ही नहीं पाई 20 ओवर के फॉर्मेट में। बिल्कुल, और देखिए मतलब इतना बड़ा स्कोर भी नहीं था। जैसे हम बात कर रहे थे कि 181 का यहाँ पर लक्ष्य जो है वो यहाँ पर मुंबई की टीम ने दिया था दिल्ली को। और दिल्ली की टीम स्टार्टिंग में हमने देखा था कि काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद जब कोलैप्स हुई, मतलब जब आपको हार मिलती है और जब आप प्ले ऑफ के, जैसे हम बात कर रहे थे कि थोड़ा नर्वसनेस भी रहती है और थोड़ा आप माइंड भी उस तरीके से नहीं रहता है। लेकिन जब आपको पता है कि आपके खेमे में, आपके टीम में एक भी ट्रॉफी नहीं है, तो वो भी प्रेशर कहीं ना कहीं होता है। लेकिन इस तरीके से अगर आप बल्लेबाजी करेंगे, जो आपका टॉप ऑर्डर बहुत ज़्यादा बैलेंस था, वो बैलेंस नजर नहीं आया, तो कहीं ना कहीं ये गलतियां जो है वो दिल्ली की तरफ से हुई। और खासकर गेंदबाजी में भी हमने देखा है कि उस तरीके से गेंदबाजी भी यहाँ पर दिल्ली की तरफ से हुई नहीं है। तो ओवरऑल जो है प्रदर्शन रहा है वो टीम का होना चाहिए, टीम गेम जो माना जाता है वो होना चाहिए। अदरवाइज यहाँ पर मुंबई की टीम ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया, जो बैक टू बैक उन्हें जीत मिली है वो काफ़ी अहम होने वाली है। और ये दर्शाती बाकी टीमों के लिए कि बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी हो गई। जैसे हमने बार बार कहा कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है मुंबई इंडियंस का, स्लो स्टार्टर रही है टीम और हमेशा हमने देखा है कि स्लो स्टार्टर रही है, पहले वो नजर नहीं आती लेकिन फिर वो ट्रॉफी लेकर उड़ जाती है। वैसा ही कुछ हाल यहाँ पर दिल्ली के साथ भी देखने को मिला। स्टार्ट अच्छा नहीं मिल पाया, स्टार्टिंग में ही उनके विकेट्स गिर गए और सबसे बड़ा जो वीक पॉइंट रहा है उनका यही रहा है कि उनका जो ओवरऑल प्रदर्शन रहा है, खासकर जब 4 मैच जीतने के बाद बाकी जो बचे मैच थे वहां से मैच को देखना चाहिए था। अक्षर पटेल की कप्तानी में हमें लगा कि शायद दिल्ली जो है वो ट्रॉफी जीतेगी, लेकिन सफर जो है वो खत्म हो चुका है दिल्ली का। और यहाँ पर ब्लेम जो है वो ब्लेम गेम किसी एक को नहीं, बाकी टीममेट्स का पूरा योगदान होता है। तो टीम गेम है और टीम को ही पूरा कहीं ना कहीं इस हार का ठीकरा जो है उन पर देना चाहिए। बिल्कुल, बशीर बद्र का शेर याद आ रहा है कि दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। तो वही वाला हाल है इस टीम का कि दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है की तरह सबने इस टीम को हराया। और हालत यह है कि जो आपने जैसा कहा कि पहले 4 मैच लगातार जीतकर जो सनसनी सी फैलाई थी दिल्ली की टीम ने, और ऐसा लगा था कि शायद इस बार वो जो इंतजार है वो खत्म होगा, कम से कम खिताब के करीब पहुंचेंगे, लेकिन टूट चुका है वो सपना। मतलब कौन सा गाना था, छन से जो टूटा कोई सपना, वैसा वाला मामला हो गया है। खैर चलिए, मुंबई के गेंदबाजों की बात करते हैं जिन्होंने कमाल की गेंदबाजी की। 181 रन इस समय इस फॉर्मेट में डिफेंड कर लेना आसान काम नहीं है, लेकिन मुंबई के गेंदबाजों ने इसको आसान बना दिया। और उसमें 2 स्टार रहे, जसप्रीत बुमराह और मिचेल सैंटनर, यानी वो 2 नाम जो इस टीम के सबसे अनुभवी खिलाड़ी हैं, इस फॉर्मेट को समझते हैं, इस टीम की जान है, इस टीम की ताकत है और क्या परफॉर्मेंस है, क्या डेटा है। कई बार लगता है कि ये T20 फॉर्मेट की बात हो रही है। अपने आप से सवाल करना पड़ता है जब हम इन ग्राफिक्स को तैयार करते हैं, क्योंकि 4 ओवर में अगर 11 रन देकर कोई गेंदबाज 3 विकेट ले रहा है तो फिर ये हैरान करने वाली बात है। यही काम किया मिचेल सैंटनर ने। बुमराह उनके बिल्कुल बगल में साथ खड़े रहे, 3.2 ओवर में 12 रन देकर 3 विकेट, यानी इन दोनों गेंदबाजों के परफॉर्मेंस को अगर जोड़ दिया जाए तो 23 रन देकर इन लोगों ने 6 विकेट निकाल लिए। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की गेंदबाजी हुई है। इसके अलावा ट्रेंट बोल्ट, चाहर,
विल जैक्स, कर्ण शर्मा को भी एक एक विकेट मिला। यानी हार्दिक पांड्या ने जिस भी गेंदबाज को आजमाया उसने विकेट निकालकर अपने टीम के खाते में डाला। अब अंकिता, मैं तो जब ये आंकड़े देखता हूं तो मैं तो चौंकता हूं। आपको भी हैरानी होती ही होगी। मतलब 4 ओवर में 11 रन, 3.2 ओवर में 12 रन। ये T20 के फॉर्मेट की बात हो रही है या कोई और फॉर्मेट है? बिल्कुल। और जब देखिए मतलब यहाँ पर जब हमने देखा कि स्टार्टिंग में जब मुंबई इंडियंस हार रही थी तो हमने बहुत ज़्यादा मिस किया था जसप्रीत बुमराह को, और जसप्रीत बुमराह ने बिल्कुल निराश नहीं किया। मतलब इंजरी के बाद कमबैक किया और हमें लग रहा था कि क्या वही लय नजर आएगी। स्टार्टिंग में जो मैच दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ यहाँ पर खेले थे, बुमराह ने वहाँ पर जमकर पिटाई हुई थी। मतलब 50 रन उनके उन जैसे गेंदबाज के खर्च हो गए थे। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें जो है वो बुमराह को हो रही थी। लेकिन उसके बाद जो मैचेस में उन्होंने तड़का लगाया, और खासकर जब हम बात कर रहे थे कि बहुत बड़े प्लेयर्स हैं मुंबई इंडियंस के, अगर हम बात करें तो 4 कैप्टन है हर एक फॉर्मेट के। अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल खिलाड़ी भी यहाँ पर मौजूद हैं, मिचेल सैंटनर है, फिर आपके रोहित शर्मा है, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव हैं। तो बड़े प्लेयर्स यहाँ पर मौजूद हैं। स्टार्टिंग में जब आपके रन्स नहीं बनते, आप अच्छा नहीं करते, तो आप ट्रोल भी होते हैं और ये कहे जाते हैं कि भैया 5 बार की ट्रॉफी आपके पास है, लेकिन प्रदर्शन जो है उस तरीके से नहीं है। लेकिन हमें पता है कि स्लो स्टार्टर रही मुंबई इंडियंस, और जो तड़का यहाँ पर बुमराह ने लगाया, और कभी भी उन्होंने निराश नहीं किया, चाहे वो IPL की बात हो, चाहे वो इंटरनेशनल मैचेस की बात हो। और खासकर जब आपको ट्रेंट बोल्ट और सैंटनर जैसे गेंदबाजों का जो है वो तालमेल मिल जाता है तो अपने आप में आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि भाई अगर उसने 4 विकेट लिए, 3 विकेट लिए, तो हमें भी 2 विकेट निकालना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि आपने मतलब रन्स खर्च किए कम, 11 पे अगर आपने 4 विकेट लिए, 12 पे आपने 4 विकेट लिए, तो ये दर्शाता है कि आपने वो कैलिबर है, आपने वो इंटेंट दिखाया, तो जैसे कि सामने वाली टीम ने नहीं दिखाया। तो ये जज्बा जो है वो टीम में है, मुंबई इंडियंस की टीम ने। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हार्दिक की जो है वो कप्तानी की तारीफ करनी बनती है। साल 2024 में जो उन्हें ट्रोल किया गया था उसका बदला जो है वो रिवेंज जो है उन्होंने ले लिया है। क्वालिफाई तो टीम हो गई है। अब बाकी टीमों के लिए खतरे की घंटी इसलिए हो गई क्योंकि मुंबई की टीम ने हमने हमेशा देखा है कि वो कुछ अलग करते हैं, और प्रेशर जो है ना, जो प्रेशर बाकी टीम लेती है वो प्रेशर जो है वो मुंबई इंडियंस ने अभी तक तो नहीं लिया है। अब आगे देखना होगा कि क्या वो प्रेशर क्रिएट करते हैं या फिर प्रेशर लेते हैं वो। अब प्रेशर लेने का सवाल ही नहीं है। मुंबई की टीम के पास जिस तरह का एक्सपीरियंस है और जिस तरह का उनके पास तजुर्बा है ट्रॉफीज को जीतने का, यहां से अब वो खतरा है बाकी टीमों के लिए, और ये खतरा बाकी की तीनों ही टीमें बहुत अच्छी तरह समझ भी रही होंगी। चलिए दिल्ली के बल्लेबाजों की भी बात कर लेते हैं, जिनका फ्लॉप शो जो है वो आज चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि मतलब कोई भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जिसने कुछ देर क्रीज पर टिककर कोशिश की हो कि अंत तक ले जाया जाए मैच को, जो काम मुंबई के लिए सूर्य कुमार यादव ने किया। इस पर आगे बात करेंगे। लेकिन दिल्ली की बल्लेबाजी पूरी तरह फ्लॉप रही। समीर रिजवी ने सबसे ज्यादा 39 रन बनाए। KL राहुल और फाफ ड्यूप्लेसी ने निराश किया। KL राहुल ने 11 रन, ड्यूप्लेसी ने 6 रन और अभिषेक ने 6 रन। ट्रिस्टन स्टब्स जो इस सीजन में एक तरीके से भरोसेमंद बल्लेबाज थे मिडिल ऑर्डर के, वो भी नहीं चले, उनका बल्ला भी खामोश रहा। आशुतोष शर्मा शुरुआती कुछ मैचेस में बड़ा अच्छा फिनिश कर रहे थे मैचों को, लेकिन यहां उन्होंने भी घुटने टेक दिए। कलेक्टिव फेल्योर है, और जब इस तरह का कलेक्टिव फेल्योर हो अंकिता, तो आप कह सकते हैं कि ये बैट और बॉल की लड़ाई से पहले दिमाग की जो लड़ाई होती है ना, वहां हार गए। वहाँ हार गए। और मतलब यही है कि हारी जो टीम थी वो अपनी गलतियों से हारी है। जो पिछले मैचेस हमने देखे हैं वहाँ से अगर आप मैच को जीतते भी, 2 मैच जीत जाते, तो आपके पॉइंट्स टेबल में वो कहीं ना कहीं अंक होते। जैसे मुंबई इंडियंस के पास 14 अंक थे, तो वैसे कुछ आपके पास होते, तो वो लड़ाई जो है थोड़ी सी टफ हो जाती, वहाँ से आपको थोड़ा सा ईजी हो जाता। लेकिन आपने खुद जो है वो घुटने टेके हैं। जैसे हमने देखा है कि स्टार्टिंग के मैच आपने बैक टू बैक जीते, उसके बाद जो हार मिली है वो सबसे ज़्यादा जो है वो चुभेगी यहाँ पर दिल्ली की टीम को। 18 जो साल का सपना था कि भैया 18वें सीजन में क्या दिल्ली की टीम जो है वो दिल जीतेगी। हालांकि दिल तो स्टार्टिंग में जीता है, लेकिन उसके बाद जो है वो टीम का प्रदर्शन जो है वो निराशाजनक रहा है। और ऐसा ही प्रदर्शन जो है अगर टीम का रहता है तो वो कॉन्फिडेंस भी टीम में नहीं रहता। जैसे हमने कहा कि थोड़ा प्रेशर जो है वो बनता है डेफिनेटली स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको बहुत सारे मैचेस खेलने हैं। आपको चलिए ठीक है 1 या 2 मैच आप स्टार्टिंग के हार जाते हैं तो फिर आप कवर अप कर लेंगे बाकी मैच को जीतने के बाद। लेकिन फिर वही चीज़ें होती है कि जैसे ही आप टीम को मतलब धीरे धीरे प्ले ऑफ की तरफ बढ़ते हैं, वैसा प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की टीम में हमने पिछले 2 या 3 मैचेस में देखा है कि उनका टॉप ऑर्डर नहीं चला, एक चलता है तो दूसरा नहीं चलता है। पिछले मैच में KL राहुल ने नाबाद बल्लेबाजी की थी 112 रन की, उसके बाद बाकी उनका किसी का साथ मिला नहीं है। तो वो चीज़ें होती है कि भाई मिडिल ऑर्डर में भी उनका साथ नहीं मिला और टॉप ऑर्डर में भी बल्लेबाजी नहीं हुई। तो सबसे बड़ी जो हार रही है वो दिल्ली की वही रही है कि जब आपके पावर प्ले में जो है वो 4-5 विकेट गिर जाए, तभी टीम जो है वो थोड़ी सी रहती नजर आती है। बिल्कुल, और इसीलिए वो सपना जो है वो टूटा है दिल्ली का। एक बार फिर वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। सीजन में शानदार शुरुआत करने के बाद ये झटका लगा उसको कहना चाहिए। और पहले 4 मैच में दिल्ली को लगातार जीत मिली थी, लेकिन पिछले 5 मैचेस में एक भी जीत नहीं मिली, जिसमें 4 हार है और 1 मैच जो है वो बारिश की भेंट चढ़ गया था।
तो ये जो कंसिस्टेंसी एक बड़ा छोटा सा शब्द है जो आपने हमारे शोज में जब हम और अंकिता बातचीत करते हैं तो मुझे लगता है कई हजार बार सुना होगा हम लोगों के मुंह से। वो कंसिस्टेंसी क्या होती है वो आप दिल्ली की टीम की परफॉर्मेंस को देखें, उसके फेल्योर को देखें, आपको कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आ जाएगा कि कैसे एक टीम शुरुआत, ये दिल्ली की वही टीम है, इस टीम में कुछ नहीं बदला है। मतलब 19-20 कुछ इधर उधर हो गया हो तो हो गया हो, वरना ये वही टीम है जिसने पहले 4 मैच जीते थे और अब पिछले 5 मैच से इसको जीत नसीब नहीं हुई। तो ये सारा खेल कंसिस्टेंसी का है, जहां पर अगर कुछ बेहतर परफॉर्मेंस बाद के मैचेस में भी हुई होती तो ये जो सपना टूटा है 18वीं बार वो नहीं टूटा होता। हम खराब बल्लेबाजी की बात कर रहे हैं, मुंबई की टीम को के बारे में बात करते हैं। मुंबई की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी, लेकिन वहां एक बल्लेबाज ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। उस बल्लेबाज का नाम है सूर्य कुमार यादव। और समझा इसलिए क्योंकि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि शायद इस मैच में दिल्ली और मुंबई की टक्कर में गेंद और बल्ले की लड़ाई से पहले ही दिमागी लड़ाई में वो जो आप अपने जज्बे को, अपने जोश को कहीं ना कहीं खो देते हैं, वो नजर आया दिल्ली की टीम में। वरना 181 रन चेस करना इस मैच में इतना बड़ा कोई काम नहीं था। मुंबई को शुरुआत अच्छी नहीं मिली थी। रोहित शर्मा सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। रियान रिकल्टन जो इस सीजन में अच्छी शुरुआत दिला रहे थे टीम को, वो भी इस मैच में 25 रन ही बना पाए। लेकिन उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने 73 रन बनाकर अपनी टीम को संभाला और उसमें मतलब 4 चांद लगाए नमन धीर ने, जिन्होंने निचले क्रम में आकर 8 गेंद में 24 रन बना दिए। और आखिरी के रन्स जिस तरह से सूर्य कुमार यादव ने बनाए, मतलब शुरुआत के 30 रन उनके, सोच लीजिए वो उनकी रफ्तार जो है बहुत धीमी थी। वो अनलाइक सूर्य कुमार यादव थे, लेकिन उसके बाद के जो रन उन्होंने बनाए वो जो उनकी 360 डिग्री वाली इमेज है उसके हिसाब से रन बनाए। अब हम लोग बात कर रहे थे, आपको याद होगा अंकिता, गेम अवेयरनेस की। जब धोनी की टीम अपना पिछला मैच के बाद जब धोनी आए थे तो वहां उन्होंने कहा कि युवा खिलाड़ियों को मुश्किल परिस्थितियों में घबराने की बजाय अपनी टीम के सीनियर खिलाड़ियों से कुछ सीखना चाहिए, अपनी टीम के कोचिंग स्टाफ से सीखना चाहिए। सबसे जरूरी चीज जो है इस खेल में वो है गेम अवेयरनेस। अगर आपके अंदर गेम अवेयरनेस है तो आप फिर चीजें अपनी टीम के लिए बेहतर कर लेते हैं। सूर्य कुमार यादव ने कल दिखाया कि गेम अवेयरनेस क्या होती है। पहले के जो 30 रन हैं वो बिल्कुल सामान्य, लगभग 100 की स्ट्राइक रेट से बनाए। उसके बाद फिर वो अपने धुरंधर शॉट्स लगाए और उसमें नमन धीर ने आके 30 रन निचले क्रम में जोड़ दिए। कुल मिला 24 रन निचले क्रम में जोड़ दिए। कुल मिला जुलाकर एक गेम अवेयरनेस का बेहतरीन एग्जाम्पल दिया इन दोनों खिलाड़ियों ने और टीम को जीत भी दिलाई। देखिए, क्योंकि पता है आपको कि दिल्ली की टीम यहाँ से अगर आप मैच एक भी हारते तो यहाँ से प्लेऑफ के रेस जो है वो आप बाहर भी हो सकते थे। तो ये चीज़ें जो है वो दर्शाती है कि सामने वाला बल्लेबाज जो है वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, खासकर सूर्य कुमार यादव। तो कॉन्फिडेंस भी आता है, इतने सारे मैचेस खेले यहाँ पर सूर्या ने, तो उनके साथ अगर तालमेल बैठ गया यहाँ पर नमन धीर का। और अच्छी बात है कि 300 का स्ट्राइक रेट जो है वो नमन धीर का भी था। तो रफ्तार जो है वो जब टीम कोलैप्स हो रही थी, जैसे हमने देखा कि स्टार्टिंग में रोहित शर्मा भी नहीं चले, रिकल्टन भी आउट हो गया, विल जैक्स का भी विकेट गिर गया। उसके बाद जो सूर्य कुमार यादव ने लय पकड़ी और उन्हें पता है कि अगर आप स्लो स्टार्ट करेंगे और तो ही अच्छा होगा, अगर आप तेज बल्लेबाजी करेंगे तो आपके विकेट्स भी जा सकते हैं। और आप यही चीजें होती हैं, यहीं से आप हीरो बन सकते हैं। तो जैसा हीरो बनने का काम सूर्या ने किया, जो उनका काम होता है कि भाई T20 फॉर्मेट के वो किंग कहे जाते हैं, 360 डिग्री भी उन्हें कहा जाता है। तो ये सूर्या का स्टाइल है और हमने हमेशा देखा है कि वानखेड़े में जो है वो सूर्या चमकेगा और रात में चमकेगा, ये सूर्या ने दर्शा दिया है। और यही चीजें जो है वो फैंस को भी दरकार थी। ये मैच जीतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था और वो मुंबई ने करके दिखाया है। तो ये कलेक्टिव जो हम कहते हैं ना कि अवेयरनेस, गेम अवेयरनेस जो है वो सूर्या के साथ साथ टीममेट्स का भी योगदान रहा। जैसे बल्लेबाजी हुई, गेंदबाजों ने भरपूर उसका हम कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा किया। यहाँ पर बुमराह थे, सैंटनर थे, बोल्ट थे और सबके खाते में एक विकेट्स भी यहाँ पर देखने को मिली। बाकी अगर हम टीममेट्स की बात करें तो कलेक्टिव अप्रोच रहा है मुंबई इंडियंस का। और हमें पता है कि मुंबई की टीम में वो दमखम है, वो स्ट्रेंथ नजर आती है, वो कैलिबर है। हालांकि रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, लेकिन बाकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। और जब आप प्रदर्शन अच्छा करते हैं तो आपकी थोड़ी सी कमियां जो है वो छुप भी जाती हैं। बिल्कुल, और रोहित शर्मा का बल्ला नहीं चला, इससे मतलब हम लोग तो जो परेशान हैं वो परेशान हैं ही। जो बाकी की 3 टीमें प्लेऑफ में हैं वो बड़ी परेशान होंगी कि अब किसी बड़े मैच में ना रोहित शर्मा का बल्ला चल जाए, क्योंकि रोहित शर्मा का बल्ला चलना भी जो है वो जीत की गारंटी ही होता है। क्या कहा सूर्य कुमार यादव ने, उनके दिमाग में क्या चल रहा था बल्लेबाजी के वक्त, ये भी आपको बताते हैं, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा उनका। जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी को अपने इर्द गिर्द चलाया, पूरी बल्लेबाजी के केंद्र में रहे। उन्होंने कहा कि हम 13 मैच खेल चुके थे। मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि तुम्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड अब तक नहीं मिला है, यह अवार्ड मेरे लिए खास है। आज की पारी टीम के लिहाज से बेहद अहम थी। टीम के लिए जरूरी था कि एक बल्लेबाज पारी को अंत तक लेकर जाए। नमन ने कमाल की बल्लेबाजी की, जिससे मुझे भी ऊर्जा मिली। निश्चित तौर पर यह अवार्ड सूर्य कुमार यादव के लिए खास है, क्योंकि
ये मैच अगर गंवा देती मुंबई की टीम तो ऐसा नहीं है कि उसके चांस खत्म हो जाते, लेकिन उसके लिए भी फिर सांसें अटकी रहती। जो पहला मौका मिला उस पहले मौके में आपने अपनी टीम को उस जगह पर पहुंचा दिया जो इस लीग का पहला माइलस्टोन माना जाता है किसी भी टीम के लिए, यानी कि नंबर 4 तक के रहें और प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करें। अब ये जो पावर हाउस है अंकिता, अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या हैं, सूर्य कुमार यादव हैं, तिलक वर्मा हैं, रोहित शर्मा हैं, रियान रिकेल्टन हैं, ये सब अब बड़े नाम हैं। और अब जितने भी गिने चुने मुकाबले बचे हैं, इसमें अगर छोटा फॉर्मेट भी है, इसमें अगर एक बल्लेबाज भी मुंबई का चल जाता है तो वो ये दमखम कर सकता है जो सूर्य कुमार यादव ने करके दिखाया। और अब कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव ने जैसे वो बेटन पास करते हैं, मशाल आगे देते हैं ना, उन्होंने भी बढ़ा दी है मशाल कि मैंने अपने दम पर अकेले एक मैच आपको बहुत शानदार तरीके से जिता कर दिया। बल्लेबाजी में, गेंदबाजी में नहीं, गेंदबाजी में तो बुमराह और सैंटनर ने किया। अब बाकी खिलाड़ी जो है, तिलक वर्मा हो गए जिनका सीजन अभी तक थोड़ा सा डल गया है अगर आप पूरा ओवरऑल देखें तो, या फिर नमन धीर हो गए, या फिर हार्दिक पांड्या हो गए, या फिर रोहित शर्मा हो गए। अब इन खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी है कि वो जो मैं बार बार कह रहा हूं ना कि बाकी टीमों के लिए खतरा बने, वो करके अब दिखाना होगा इनको। बिल्कुल, और जो मैचेस आगे बचे हैं, प्लेऑफ की रेस आपकी पक्की हो चुकी है। आप टेबल टॉपर जो हम बात करते हैं टॉप 4 में आ चुके हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए क्लियर होंगी। लेकिन बाकी अभी और भी सफर जो है वो तय करना है। ट्रॉफी के नज़दीक हर टीम को जाना है, तो सारी टीमें जो है वो जो 4 टीमें अभी आप देख रहे होंगे, वो टीमें अपने आप में दमखम दिखाती हैं। चाहे वो गुजरात की बात हो, पंजाब की बात हो, आरसीबी की बात हो, ये टीमें अपने आप में जो है वो बड़ी टीमें मानी जाती हैं। और इस टीम के लोगों ने भी, यानी कि टीममेट्स ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है, प्लेयर्स ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो मुंबई की टीम से डर तो रहे होंगे बाकी टीममेट्स भी, लेकिन मुंबई की टीम में वो दमखम जो है वो नजर आता है। जैसे अभी सर ने कहा कि भाई 1 या 2 बल्लेबाज आगे के मैचेस में चल भी सकते हैं। टॉप ऑर्डर भी इनका अभी रोहित का बल्ला नहीं चला, लेकिन 1 या 2 मैचेस में वो ऐसे हिट्स लगा सकते हैं जो स्टार्टिंग में हम पावर प्ले का इस्तेमाल जब कहते हैं कि भाई पावर प्ले का सही तरीके से इस्तेमाल जो है वो होना चाहिए, तो छोटे छोटे रन जो है वो मुंबई की टीम बना सकती है। और फिर आपको पता है कि हार्दिक पांड्या निचले क्रम में बल्लेबाजी करके वो मैच को फिनिश भी करते हैं। सूर्या है, तो ये टीम अपने आप में बैलेंस है। गेंदबाजी नो डाउट बहुत ही कमाल की रही है। जब आप 181 बनाते फिर आपको डर भी रहता है कि भाई 200 जब चेज हो जाता है तो 181 और 150 से ज़्यादा जो रन्स बनते हैं वो अपने आप में कितने बड़े होते हैं, ये सबको पता होता है। वो डिफेंड कर पाना, चेज कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन मुंबई की टीम में वो दमखम है और आगे भी ऐसा ही हमने देखा है कि ऐसा ही प्रयास जो रहा, तो डेफिनेटली वो टीम जो है वो चैंपियन है, 5 दफा की ट्रॉफी जीती है, तो वो दमखम जो है वो नजर भी आता है टीम में। बिल्कुल। और अब चलिए हारी हुई टीम की बात कर लेते हैं, जिनके लिए हम बार बार 18 पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि 18वां सीजन था आईपीएल का और वो जो इंतजार था ट्रॉफी जीतने का, कमाल की टीम है दिल्ली की भी, सब कुछ करके देख लिया, टीम का नाम बदल लिया, लेकिन खिताब आज तक नहीं मिला। और ये सीजन भी इस इंतजार में अब निकली गया कि खिताब शायद आएगा, लेकिन आएगा नहीं। क्या कहा फाफ डू प्लेसी ने, क्योंकि वो इस मैच में कप्तानी कर रहे थे, अक्षर पटेल इस मैच में कप्तानी नहीं कर रहे थे, जो जीतना बहुत जरूरी था दिल्ली के लिए, लेकिन हाथ खाली रहे। हमने अच्छा प्रदर्शन किया, इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान नहीं था, आखिरी के ओवर में हमने ज्यादा रन दे दिए। इस पिच पर अक्षर पटेल कमाल की गेंदबाजी करते, लेकिन उनकी तबीयत खराब थी, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित कर चुके हैं। इस विकेट पर स्पिन गेंदबाज कमाल कर सकते थे। आखिरी के 7-8 मैच में हम बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में से किसी एक में अच्छे प्रदर्शन से चूक गए। चलिए बात ये स्वीकार कर लेना कि बल्लेबाजी या गेंदबाजी में से किसी एक में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, ये तो एक बात है, लेकिन क्यों चूक गए और क्या ये बेसिक डेफिनेशन जो है वो फिर मतलब दिल्ली में की टीम में इतने बड़े स्टार खिलाड़ी हैं, क्या ये बेसिक डेफिनेशन, बेसिक परिभाषा इन्हें फिर से समझनी होगी कि सिर्फ बल्लेबाजी करके या सिर्फ गेंदबाजी के दम पर आप एक आधा मैच जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई ट्रॉफी जीतनी है, कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतना है, तो वहां पर आपको खेल के इन दोनों ही डिपार्टमेंट में, बल्कि मैं तो इसमें एक तीसरा डिपार्टमेंट फील्डिंग भी जोड़ूंगा, क्योंकि छोटे फॉर्मेट में अच्छी फील्डिंग का क्या महत्व है ये हमने बहुत कई बार देखा है कि किस तरीके से फील्डिंग मैच के नतीजे पर असर डाल देती है। बहरहाल दिल्ली का सपना खत्म हो चुका है, 4 टीमें जो है वो प्लेऑफ की रेस में अब जो है आ चुकी हैं, और यहां से अब जो है, जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा था ना कि पहला माइलस्टोन होता है 10 टीमों का कि वो टॉप 4 में रहे, ताकि प्लेऑफ के लिए जगह बना सकें, ताकि खिताब की रेस में आ सकें। दूसरा जो माइलस्टोन होता है वो टॉप 2 में रहने का होता है, क्योंकि टॉप 2 में रहने पर आपको एक एक्स्ट्रा मैच मिलता है फाइनल के लिए क्वालिफाई करने पर। तो इस लिहाज से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रहेगा, अब जो आने वाले मैचेस हैं वो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस लिहाज से कि नंबर 1 और नंबर 2 पर कौन सी टीम रहती है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि मुकाबला जो है टॉप 2 टीमें जो होंगी वो
क्वालिफायर 1 एलिमिनेटर का जो प्लेऑफ का फॉर्मेट होता है उसमें कौन सी टीमें कैसे रहेंगी। अब बात करते हैं आज के मुकाबले की। आज का मुकाबला अहम है, मुकाबला है गुजरात का और गुजरात की टक्कर होनी है लखनऊ से। क्यों यह मुकाबला अहम है? क्योंकि जो बार बार हम बात कर रहे हैं कि गुजरात की टीम अभी नंबर 1 पर है, लेकिन अगर अब वो इस मैच को भी जीत लेती है तो नंबर 1 की जो उसकी कुर्सी है उस पर अपने आप को और मजबूत कर लेगी, क्योंकि उसके पास पॉइंट जो है वो फिर और ज्यादा होंगे। अहमदाबाद में शाम 7:30 बजे यह मैच शुरू होगा। गुजरात की टीम पॉइंट टेबल में पहले नंबर पर है, लखनऊ की टीम पॉइंट टेबल में 7वें नंबर पर है। यहां पर भी वही कहानी है अंकिता की, लखनऊ की टीम भी शायद बाद के मैचेस में वो जो दिमागी लड़ाई होती है, जो मैदान में उतरने से पहले ही कहीं जो हौसले की लड़ाई होती है, वहां पर पस्त हुई। वरना लखनऊ की टीम ने भी शुरुआत अच्छी की थी इस सीजन की, लेकिन फिर वो भी डावाडोल हुई और फिर स्थिति यह है कि अब वो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। लेकिन गुजरात के लिए ये मोटिवेशन जरूर होगा कि नंबर 1 पर है, उस पर और मजबूत कर लें अपने आप को। बिल्कुल। और देखिए लखनऊ की टीम में भी हमने जिसे कहा कि दमखम है, और जो प्लेऑफ की रेस से बाहर हो जाती है टीमें वो आपका गेम बिगाड़ती हैं। और अभी भी ऐसे कोई बात नहीं है कि गुजरात की टीम जो है वो कहीं मतलब जैसे कहते हैं ना कि 2 पॉइंट्स और मिल जाएंगे तो जैसे हमने कहा कि फाइनल एक और मौका मिल जाएगा आपको खेलने के लिए, तो वो मजबूत दावेदारी जो है वो गुजरात की टीम पेश कर पाएगी। लेकिन वही है कि अब यहाँ से लखनऊ की टीम को भी वही दिखाना पड़ेगा, दमखम दिखाना पड़ेगा। वो साख की लड़ाई जो हमने लड़ी थी, इज्जत थोड़ी सी आपकी कहते हैं ना कि अंध भला तो सब भला, तो वैसा ही कुछ जो फॉर्म है वो क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है लखनऊ की टीम के लिए ऋषभ पंत को, जो कि अभी तक नहीं चले हैं, क्या पता इस मैच में कुछ करें, क्योंकि आप प्रेशर नहीं है, अब आप प्लेऑफ के रेस से बाहर हो चुके हैं, तो आप रिलैक्स होकर क्रिकेट खेल सकते हैं, जो कि इंडियन टीम के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा कि आप बेहतरीन प्रदर्शन वहां पर करें। बाकी तो टीम जो है वो यही चाहेगी कि हर टीम भले ही वो प्लेऑफ के रेस से बाहर हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी टीम चाहती है कि भाई अपने हिसाब से वो प्रदर्शन अच्छा करे, क्योंकि आपके पास ऐसा सोचने के लिए कुछ है नहीं, खोने के लिए कुछ है नहीं, तो कम से कम आप मतलब अपने फैंस का दिल तो जीते, खासकर ऋषभ पंत जो कि टीम इंडिया के एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर माने जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ प्रदर्शन जो है वो ऋषभ पंत को करना पड़ेगा। बाकी गुजरात की टीम में हमने देखा है कि वो दमखम जो है वो टॉप ऑर्डर जो तिकड़ी रही है वो अभी तक बेहतरीन फॉर्म में नजर आई है। बिल्कुल। और लखनऊ के पास जो हासिल करने को है वो हासिल करने को यही है कि 2 मैचेस जो उसके बचे हैं वो दोनों ही मैचेस जो है वो जीत हासिल करे और 14 अंक तक अपने आप को लेकर जाए, ताकि वो बड़ा मुश्किल होता है जब आप सीज़न ख़त्म होता है और उसके बाद जब फ्रेंचाइजी के लोगों के साथ बैठते हैं और ये तलाशने की कोशिश करते हैं कि कहाँ पर गलतियाँ हुई, तो फिर अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ख़राब हो तो फिर बात करते बनता नहीं है। तो अगर आप 14 अंक तक जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी जो पॉइंट टेबल में स्टैंडिंग होगी वो 6 नंबर के आसपास आप रहेंगे। आप कह सकते हैं कि हाँ, हमने बहुत ख़राब नहीं खेला, हमारे 1-2 मैच, और ये IPL की हिस्ट्री भी कहती है कि आप किसी भी टीम को उठाकर देख लें, वो 1-2 मैच ऐसे होते हैं जिसमें वो अनलकी रहती है, वरना अगर देखें तो वो भी प्लेऑफ में जाने के लायक टीम थी, लेकिन वो फिर 2 मैच खराब हो गए या 1 मैच खराब हो गया और उसके बाद आप बाहर हो गए, क्योंकि 14 अंक आपके पास हो जाएंगे। ये एक मोटिवेशन जरूर होगा लखनऊ की टीम के पास। कैसा रहा है इस सीजन में दोनों टीमों का सफर, ये भी आपको फटाफट बताते हैं। दोनों ही टीमों ने, यानी गुजरात और लखनऊ ने 12-12 मैच अभी तक खेले हैं। गुजरात के खाते में 9 जीत और 3 हार, लखनऊ के खाते में 5 जीत और 7 हार। पिछले 4 मैच में लखनऊ की लगातार हार हुई है और पिछले 3 मैच लगातार गुजरात की टीम जीती है। यहां सारा खेल जो है अंकिता वो कंसिस्टेंसी का है। गुजरात की टीम ने सबसे पहले जगह बनाई, टॉप पर है। अगर आप उसकी जो सफलता की कुंजी ढूंढने निकलेंगे, आप अगर उसके वो तत्व ढूंढने निकलेंगे कि आखिर गुजरात की टीम ऐसा क्या कर रही है, तो आप पाएंगे कि वहां और कुछ नहीं है, सिर्फ ये है कि कंसिस्टेंट है, चाहे वो बैटिंग में आप देख लें, चाहे आप बॉलिंग में देख लें, और चाहे आप इसी वजह से है वो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस में भी वो एक कंसिस्टेंसी दिखाई देती है। बिल्कुल। और देखिए मतलब चीज़ें वही हैं कि आपकी जो ताकत है वो आपकी बैटिंग भी, आपकी गेंदबाजी भी है, तो ओवरऑल जो आपका गेम होता है, तो सिर्फ 1 या 2 मैच हमने देखा है कि आपकी बल्लेबाजी ने जिताई, आपकी गेंदबाजी ने जिताई, लेकिन जब आपको एक ट्रॉफी की ललक होती है, आप प्लेऑफ के रेस में क्वालिफाई करते, तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं होता, आपका ओवरऑल डिपार्टमेंट होता है, चाहे वो गेंदबाजी, बल्लेबाजी, फील्डिंग की बात हो। तो जैसा हमने देखा कि बल्लेबाजी में भी वो दमखम नजर आया, जो उनकी तिकड़ी रही है। साई सुदर्शन ने कमाल का प्रदर्शन किया है, अभी तक का ऑरेंज कैप के वो होल्डर भी हैं और सबसे ज्यादा रन्स भी IPL में शुभमन गिल और साई सुदर्शन के भी। और साथ ही साथ जब बात आती है यहाँ पर उनके गेंदबाजी की, तो उनकी गेंदबाजी में भी दमखम है, प्रसिद्ध कृष्णा है, सिराज है, तो वो दमखम जो है वो नजर आता है यहाँ पर गुजरात की टीम का। तो वो कलेक्टिव अप्रोच जो हम बात करते हैं, गेम अवेयरनेस जो है वो टीम में ज्यादा है, तो यही चीजें जो है वो दर्शाती हैं कि आप में वो कैलिबर है कि हर एक मैच में वो कॉन्ट्रीब्यूशन होना
होना चाहिए जो आपका, हम बार बार बात करते हैं, जो टॉप ऑर्डर बैट्समैन होते हैं, जो ओपनर्स होते हैं, उनमें अगर आप थोड़े से रन आप बना लेंगे, पावर प्ले का इस्तेमाल सही से कर लेंगे और 10 ओवर आप अच्छी बल्लेबाजी कर लेंगे, तो बाकी जो निचले क्रम की बल्लेबाजी होती है वो अपने आप अगर थोड़े थोड़े रन बनाएंगे तो वो उस मार्जिन तक पहुंच सकते हैं। वो अप्रोच जो है वो गुजरात की टीम ने बखूबी दिखाया है। बिल्कुल, और इसीलिए अगर इस वक्त परफॉर्मेंस के हिसाब से बात की जाए, अगर प्रदर्शन के हिसाब से बात की जाए, ये ना देखा जाए कि किस टीम के पास क्या अनुभव है, कितने बड़े स्टार हैं, अगर खालिस खेल की बात की जाए, विशुद्ध रूप से परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो निश्चित तौर पर गुजरात इस वक्त सबसे मजबूत टीम है इस लीग की, क्योंकि सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी अगर किसी टीम ने दिखाई है तो वो गुजरात की टीम ने दिखाई है। गुजरात के प्लेइंग 11 पर बात कर लेते हैं। इस अहम मैच को लेकर क्या रणनीति दिखाई देती है? कहानी वहां पर बिल्कुल साफ है कि प्लेइंग 11 से पहले आपको यह भी बता देते हैं कि जरा किस टीम के आंकड़े कैसे रहे हैं। गुजरात का पलड़ा भारी है। लखनऊ और गुजरात के बीच अब तक 6 मैच खेले गए हैं। गुजरात टाइटंस को 4 मैच में जीत मिली है। लखनऊ सुपर जायंट्स ने भी 2 मैच में जीत हासिल की है। गुजरात का लखनऊ के खिलाफ जो सबसे बड़ा स्कोर है वो 227 रन का है, जबकि लखनऊ की टीम जो है वो गुजरात के खिलाफ अभी 200 के आंकड़े तक नहीं पहुंची है। तो मतलब सारी जो फॉर्म और इसके अलावा कंसिस्टेंसी, सारी जो कसौटियां होती हैं वहां पर अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि गुजरात ज़्यादा बेहतर टीम है। लेकिन हाँ, इस मैच में जो टीम बेहतर खेलेगी उसके लिए जीत के चांसेस ज़्यादा होंगे, ये हर कोई जानता है, इस पर हम क्या ही बात करेंगे। लेकिन हाँ, अभी बताते हैं आपको ये कि गुजरात को इस सीजन में जो मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच, वो पहला मैच जो था इन दोनों टीमों के बीच, उसका रिजल्ट क्या रहा था। वहां पर गुजरात को लखनऊ से हार मिली थी, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मतलब लखनऊ की टीम हरा चुकी है गुजरात को इस बार इस सीजन में। 12 अप्रैल को गुजरात के खिलाफ लखनऊ ने हासिल की थी जीत। अपने घर में लखनऊ ने गुजरात को हराया था। पिछले मुकाबले में गुजरात ने 181 रन का लक्ष्य दिया था। लखनऊ की टीम ने 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया था उस लक्ष्य को। पिछले मैच में जीते जरूर हैं अंकिता, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले मैच में जो जीत मिली है और अब आज जो लड़ाई है, इसके बीच में जो एक बड़ा फर्क है, वो फर्क वही फर्क है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जब जीते थे तब लय में थे, अब लय में नहीं है। अगर लय में होते तो पिछले जो मैचेस लगातार हारते आ रहे हैं वो नहीं हारी होती टीम। तो वो जो मोमेंटम चला जाता है, वो मोमेंटम अब लखनऊ की टीम से जा चुका है। इसलिए इस जीत के बाद भी यहां पर मुश्किल होगा कि वो जो है अपने उस पिछली जीत के सफर को गुजरात के खिलाफ एक बार फिर आगे बढ़ा सकें। हार जीत का मतलब ये अंतर हमने देखा है कि भले यहाँ पर आप मैच को जीतते हैं, लेकिन वो लय आपकी पहले थी, लेकिन ये लय जो है वो टूट चुकी है। और गुजरात की टीम में हमने देखा है कि स्टार्टिंग में वो जैसा प्रदर्शन स्टार्टिंग में था वैसा ही प्रदर्शन जो है वो अभी हाल फिलहाल में भी है। तो वो लगातार जो प्रदर्शन 3 जो बैक टू बैक उन्हें जीत मिली है, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है। और हर एक प्लेयर जो है उन्हें पता है कि उनका गेम कैसा है, कैसा वो गेम को आगे लेकर जाते हैं। जैसे साई सुदर्शन का उनका गेम एक अलग गेम है, मतलब वो अगर मैदान में पहुंचते हैं तो वो मतलब 30 या 40 से ज्यादा ही रन बनाते हैं, जो कि अपनी टीम के लिए बेनिफिट करता है, अपनी टीम को आगे तक लेकर जाता है। और अगर हमने देखा है कि जैसे दिल्ली की टीम की हम बात कर रहे थे कि कहां पर उनसे चूक हुई, सबसे बड़ी चूक यही होती है कि आपके जो बल्लेबाजी में जो दमखम है, जो आप स्टार्ट देते हैं, अगर वहीं से 4 या 5 विकेट्स गिर जाते हैं, मतलब जो आपके ओपनर्स नहीं चल पाते, आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चल पाता, तो वहीं से टीम कोलैप्स होती है। लेकिन गुजरात की टीम में वो तिकड़ी जो है उसमें कोई ना कोई आपको पता है कि ऐसा धमाका करेगा, ऐसी शतकीय पारी खेलेगा या फिर 50 से ज्यादा स्कोर करेगा कि बाकी जो टीम के मेंबर्स है, बाकी जो टीम मेट्स है, बाकी जो मिडिल ऑर्डर है वो बैलेंस हो जाता है। वो थोड़े से रन्स भी बनाएगा तो टीम मैनेज हो जाएगी। बाकी फिर गेंदबाजों का भी उन्हें पता है कि भाई गेंदबाजी कैसे रोटेशन करनी है। और खासकर यहाँ पर गिल की जो है वो तारीफ करनी बनती है कि कप्तानी जो है वो कमाल की है। और ये दिखाता है कि भैया फ्यूचर कैप्टन जो उन्हें अभी तो मिला नहीं है, वो कप्तानी उन्हें मिली, सौंपी नहीं गई, लेकिन अभी जो वो दमखम दिखा रहे हैं तो वो रेस में जो है वो सबसे आगे भी है, अपनी टीम के लिए भी और फ्यूचर इंडियन कैप्टन के लिए भी। बिल्कुल, और इसीलिए उन पर भरोसा भी किया गया है अंकिता, क्योंकि अभी उनकी उम्र सिर्फ 25 साल के आसपास है। एक लंबा समय है उनके पास अपनी लीडरशिप स्किल को और ज़्यादा परिपक्व करने के लिए और ज़्यादा मैच्योर करने के लिए। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इसीलिए एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की ज़रूर आईपीएल की फ्रेंचाइजी ने थी, लेकिन इसका जो रिटर्न है, इसका जो फ़ायदा है वो बीसीसीआई को मिल रहा है, क्योंकि अब पोटेंशियल कप्तानी उनको आप मानकर चलें कि बहुत जल्दी इसका ऐलान भी हो जाएगा। दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं। पहले गुजरात की बात करते हैं, जहां बदलाव के आसार नहीं है, क्योंकि एक बार जब आपको कॉम्बिनेशन ऐसा बन गया है, ऐसा कॉम्बिनेशन मिल गया है,
जो विनिंग कॉम्बिनेशन है, तो फिर आप उससे ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते हैं। सिराज या प्रसिद्ध कृष्णा में से किसी एक को आराम दिया जा सकता है, इसलिए क्योंकि टीम को पता है कि अभी कुछ मैचेस इंपॉर्टेंट आने हैं जो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैचेस हैं। ये मैच तो चलिए आपको सिर्फ नंबर 1 की पोजीशन पर और स्ट्रांग करेगा, लेकिन इसके आने वाले जो मुकाबले हैं वो और ज़्यादा बड़े मुकाबले होंगे। रदरफोर्ड ने इस सीजन में मध्य क्रम को बहुत अच्छी तरह संभाला है और इसके अलावा कगिसो रबाडा और राशिद खान जो है वो गेंदबाजी की जान है। यानी एक टीम में जिस तरह की बल्लेबाजी चाहिए होती है, जिस तरह का मिडिल ऑर्डर चाहिए होता है, जिस तरह के फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग का डिपार्टमेंट संभालने वाले खिलाड़ी चाहिए होते हैं, वो सारा जो है वो इस टीम में नजर आ रहा है। और इसीलिए जो परफॉर्मेंस है वो भी आप देखेंगे कि ये टीम लगातार नंबर 1 पर बनी हुई है। लखनऊ की टीम की बात कर लेते हैं। लखनऊ की टीम के प्लेइंग 11 की तरफ जाएंगे तो वहां जो सबसे बड़ा चर्चा है वो दिग्वेश राठी की ही है, क्योंकि इस सीजन में वो चाहे अपने एक विकेट लेने के बाद जश्न मनाने के खास अंदाज की वजह से ही वो चर्चा में रहे, परफॉर्मेंस भी उनकी ठीक ठाक रही। अब इस पे 2 अलग अलग पक्ष हैं। किसी का कहना है कि नहीं, इतना एग्रेशन ठीक नहीं है और इससे करियर भी खतरे में पड़ सकता है, और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं ठीक है भाई, अगर वो एक यंग खिलाड़ी है, इंटरनेशनल लेवल पर प्लेयर्स को अगर वो आउट कर रहा है, बड़े प्लेयर्स का विकेट ले रहा है और अगर उसके बाद जश्न मना रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। चलिए इस पर हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन लखनऊ की टीम की बात कर लें तो राठी को एक मैच के लिए सस्पेंड किया गया है पिछले मैच में, जब वो अभिषेक शर्मा से भिड़ गए थे। मिचेल मार्श और मार्करम के जिम्मे जो है वो टॉप ऑर्डर रहेगा, उसको संभालना रहेगा। पंत के पास अब साख की लड़ाई के सीमित मौके हैं। अभी तक तो मौके थे, अब वो मौके भी सीमित हो चुके हैं क्योंकि नहीं बन रहे हैं उनसे रन, और अभी तक जो कुल रन उनके बने हैं वो 135 रन बने हैं, जो उनके कद को लेकर, उनकी जो छवि है इंटरनेशनल क्रिकेट में उसको लेकर, और या फिर वो जो 27 करोड़ रुपए मिले हैं उसको लेकर कहीं से भी जस्टिफाई नहीं करते हैं। शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, आकाश और आवेश, ये गेंदबाजी का जो डिपार्टमेंट है लखनऊ की टीम का वो संभालेंगे। एक अच्छा मुकाबला अगर आप अभी मतलब मान लीजिए, ये तो ठीक है कि हम आईपीएल के लास्ट फेज के मैचेस में बैठे हैं अंकिता, लेकिन अगर ये शुरुआती मैच होता और अगर आपसे कहा जाता कि दोनों टीमों की ये परफॉर्मेंस है, ये प्लेयर्स हैं और क्या लग रहा है, तो आप भी यही कहते हैं कि कांटे की टक्कर होगी, क्योंकि टीम अगर देखा जाए तो दोनों ही टीमों के पास, चाहे वो गुजरात की हो चाहे लखनऊ की हो, प्लेयर्स बड़े हैं, फॉर्मेट की समझ रखने वाले खिलाड़ी हैं और दमदार खिलाड़ी हैं, तो मुकाबला कड़ा होता है। लेकिन यहाँ आपको गुजरात को एज देना पड़ेगा क्योंकि गुजरात की टीम बेहतर खेल रही है। बिल्कुल बेहतर खेल रही है और स्टार्टिंग से बेहतर खेल रही है। मतलब ऐसा नहीं है कि बीच में गाड़ी उनकी रुक गई थी। मतलब पटरी से 1-2 या मैच में हमने देखा है कि थोड़ी सी वीक नजर आई थी, जो कि लखनऊ के साथ ही मैच खेला गया था, लेकिन उसके बाद टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। और खासकर जैसे आपने बात करी कि बड़े प्लेयर्स हैं, अगर हम पेपर्स की बात करें, मतलब दोनों टीमों के कंपैरिजन की बात करें तो कंपैरिजन है ही नहीं। हर एक टीम में बेहतरीन खिलाड़ी हैं, चाहे वो लखनऊ की हम बात करें, गुजरात की बात करें, और जो टीमें प्लेऑफ के रेस से बाहर भी हो गई, चाहे वो हैदराबाद की टीम हो, चेन्नई की टीम हो, अगर हम ऑन पेपर देखें, स्क्वाड की बात करें, तो लग ही नहीं रहा था कि ये टीम जो है वो प्लेऑफ के रेस से बाहर हो जाएगी। मतलब हमें लगा था कि वो टफ कंपटीशन जो है वो हैदराबाद की टीम देगी, यहाँ पर चेन्नई की टीम देगी, लेकिन टीम बाहर हो गई है। तो वो प्रदर्शन कैसा होता है, आपका ग्राउंड में कैसा होता है? ऑन पेपर तो टीमें बहुत बैलेंस होती है, बहुत ही बढ़िया होता है, लेकिन जब आप ग्राउंड पर उतरते, जैसे कि ऋषभ पंत के साथ हुआ, मतलब नो डाउट बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन जब बात आती है ग्राउंड पर प्रदर्शन करने की, वो प्रेशर भी होता है और शायद वो मतलब वक्त भी होता है, टाइमिंग भी ऐसी होती है कि आप आउट हो जाते हैं। क्या पता सामने वाला गेंदबाज इतना बेहतरीन हो कि आपके विकेट्स गिरा दे वो। तो अब यहाँ पर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो आप बस अपनी बल्लेबाजी से दमखम दिखा सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बातें हो रही है वो ऋषभ पंत की हो रही हैं। बाकी प्लेयर्स चलिए ठीक है, वो थोड़ा सा लाइमलाइट में नहीं आ पा रहे हैं। स्टार्टिंग में हमने देखा निकोलस पूरन और मिचेल मार्श ने बढ़िया बल्लेबाजी की थी, और अभी हाल फिलहाल में पिछले मैच में भी बढ़िया बल्लेबाजी जो है वो मिचेल मार्श के बल्ले से आई, लेकिन सबसे ज्यादा नजरें जो है वो ऋषभ पंत पर है, क्योंकि इंडियन टीम का हिस्सा भी है। और जब आपको पता है कि जो प्लेयर जो है इतने सालों से बढ़िया प्रदर्शन करके आ रहा है, वो प्लेयर जो है वो ऐसा मतलब 200 का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगा, 150 तक नहीं पहुंच पा रहा है, तो वो तब जबकि बाकी खिलाड़ी 600 क्रॉस कर चुके हैं। मतलब जो बड़े अच्छे बैट्समैन हैं वो 600 क्रॉस कर चुके हैं। एग्जैक्टली जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो अच्छे प्लेयर्स हैं, मतलब जिनके नाम इतने हमने सुने नहीं है, उन्होंने वो अच्छा कर रहे हैं, और जो नाम हमने सालों से सुनते आ रहे हैं, उनके बैट से अगर नहीं निकल रहे रन, तो कहीं ना कहीं दुख भी होता है फैंस को भी और फ्रेंचाइजी को भी कि भाई इतनी बड़ी रकम के साथ अगर टीम में शामिल हुए हैं तो कम से कम 300-400 तो रन आपके बनने लाजमी है। बिल्कुल, आपको इतने रन तो बनाने चाहिए ही थे कि मतलब कुछ सम्मानजनक लगे। ये तो बहुत ही खराब टोटल है जो मतलब 150 तक भी अगर ऋषभ पंत नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक, और यहाँ पर जो लड़ाई चल रही है वो 600 पार पहुंच चुकी है। चलिए पिच की बात कर लेते हैं, शो रैप अप करें उससे पहले किस तरह की पिच रहेगी, क्योंकि पिच को लेकर क्यूरियोसिटी सबसे ज्यादा रहती है। तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है आज के पिच से। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा होगा यहाँ पर, क्योंकि इस सीजन में जो 5 मैचेस खेले गए हैं उसमें 4 मैच में
पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को जीत मिली है। और जो तेज गेंदबाजों के लिए हम विकेट मिलने की बात कर रहे हैं, वहां पर आपको बता दें कि हर 20 गेंद के बाद एक तेज गेंदबाज को विकेट मिला है अब तक खेले गए मैचेस में, जबकि स्पिन गेंदबाजों में 23 गेंद के बाद विकेट मिला है। तो फास्ट बॉलर्स जो हैं वो स्पिनर्स के मुकाबले ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं आज के विकेट पर। और अच्छा भी लगता है कभी कभी फॉर अ चेंज, मतलब जिस लीग में जिस फॉर्मेट में लगातार गेंदबाजों को चौके छक्के पड़ रहे हो, वहाँ पर अगर फास्ट बॉलर्स थोड़ा सा अच्छा स्विंग और थोड़ा सा अच्छी स्विंग देखने को मिल जाए उनसे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। क्रिकेट फैंस को कम से कम गेंदबाज भी अपना कौशल, अपना हुनर जो है वो दिखा सकते हैं। चलिए, मैच के पहले जब प्रीव्यू शो लेकर आएंगे तो एक बार फिर आपसे विस्तार से बात करेंगे प्लेइंग 11 को लेकर, दोनों टीम की रणनीतियों को लेकर, कौन कौन से 3 खिलाड़ी हैं दोनों ही टीमों में जिन पर नजर रखनी चाहिए और जिन पर विरोधी टीम ज्यादा नजर रखेंगी, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे प्रीव्यू शो में। अभी के लिए इतना ही, मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत, लेकिन चलते चलते गुजारिश एक बार यही है कि स्पोर्ट्स टाइम को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।